गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं स्मिता शर्मा और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, हम अभी पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की सेकंड यूनिट और सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या। ठीक है, वितरण घनत्व और वृद्धि। तो हमने इसका एक पार्ट पिछली क्लास में लिया था, अभी हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनसंख्या वितरण। ये हमने पिछली कक्षा में भी देखा था। जनसंख्या के फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसके नीचे वाला जो एरिया है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। मैप की सहायता से हम समझ लेंगे कि उत्तरी गोलार्ध जो है वो पूरा का पूरा लैंड मास यानी कि जमीनी एरिया है और जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें पानी ज्यादा है, जमीन कम है। ठीक है, और यहाँ पर पानी कम है तो जैसे अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन भी है ऊपर, बट यहाँ पर लैंड मास ज्यादा है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हम देखेंगे कि पानी बहुत ज्यादा है और जमीन एरिया बहुत कम है। ठीक है, तो एक तो ये हमें रीजन दिखाई दे रहा है। इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक होती है और दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या बहुत कम है। अगर देखें तो 90% पॉपुलेशन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती है और मात्र 10% पॉपुलेशन दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। ठीक है, तो हमें वितरण अलग अलग क्यों है दोनों गोलार्धों में, ये रीजन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड के सिर्फ 10% एरिया पर ही वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन निवास करती है। कई रीजन है, जैसे हम अमेरिका में देखें तो रॉकीज है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, यहाँ आल्प्स है, हिमालय पर्वत है। फिर अफ्रीका का आधा भाग लगभग सहारा मरुस्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल भी है यहाँ पर। ठीक, और भारत में थार का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है। इस तरह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी वजह से जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। जैसे ग्रीनलैंड है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। आर्कटिक, यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत कम है। अंटार्कटिका जो भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये निर्जन प्राय क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो ठीक है, आपको वितरण समझ में आएगा कि क्या रीजन है कि जनसंख्या कहीं पर अधिक होती है और कहीं पर बहुत कम होती है। एक जलवायु भी बहुत बड़ा रीजन होता है। जलवायु जो है, जैसे हम भूमध्य रेखा की बात करें, यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु है और यहाँ बारिश बहुत अधिक होने के कारण जंगली एरिया ज्यादा है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन कम है। लेकिन थोड़े ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मानसूनी जलवायु है जो कि मनुष्यों के रहने के अनुकूल है, जीव जंतु के रहने के अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। फिर हम अमेरिका और यूरोप की जलवायु की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है जो कि हमारे रहने के अनुकूल होती है और इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलती है। ठीक है, दूसरा हम टॉपिक देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, इसको प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार का जो अनुपात होता है वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाई थी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या बताया था? जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या, हमने बुक का एग्जाम्पल भी लिया था, किसी क्षेत्र की जनसंख्या जैसे 100 है। ठीक है, अब वहां का क्षेत्रफल 10 स्क्वायर किलोमीटर है, तो हम इसकी जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कितना होगा? 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, आया होगा समझ में आपको अच्छे से कि जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला चलता है जो होता है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या माना कितनी है, कोई भी एरिया ले लीजिए छोटा सा, यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 100 और इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? 10 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना आएगा? 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, जो जनरली बोर्ड एग्जाम में आता ही है कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, ये एग्जाम में आता है और आपके 4 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों को हमने 4 पॉइंट्स में बांटा है। पहला है जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृति, तीसरा है जलवायु और चौथा है मृदा। ठीक है, दूसरा होता है आर्थिक कारक, जिसमें पहला है खनिज, दूसरा है नगरीकरण और तीसरा है औद्योगिकीकरण। ठीक, और तीसरा पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। चलिए भौगोलिक कारक देख लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जल की उपलब्धता, आप लोग देखते हैं जब आप सुबह उठते हैं, सुबह मुंह धोने से लेकर रात तक सोते टाइम ब्रश करने तक आपको जल की कितनी ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, नहाने धोने खाने पीने हर चीज में हमें पानी की जरूरत होती है, वो भी शुद्ध और साफ पानी होना चाहिए। ठीक, इतनी हमें बहुत जरूरत। फिर हम दूसरी तरफ अगर देखें तो खेती में सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है, उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। तो जो भौतिक कारकों में जो बेसिक नीड मान के चलें, खाना पकाना कुछ भी काम है आपका जल के बगैर संभव नहीं है। यानी कि यहाँ तक कि हमारी बॉडी का भी 80% जो लिक्विड पार्ट है वो जल ही होता है। ठीक है, अगर पानी की कमी होती है तो आप तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, तो जल हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जिन क्षेत्रों में जल होता है वहाँ जनसंख्या अधिक होती है और जिन क्षेत्रों में जल की कमी होती है वहाँ जनसंख्या कम होती है। हम अगर भारत की बात करें तो जो थार का मरुस्थल है वहाँ जनसंख्या 1 या 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलेगी या फिर शून्य होगी। ठीक है, जबकि आप थार के इस साइड आ जाइए गंगा के मैदान में, ठीक है, यहाँ पर सिंचित भूमि, ठीक है, लोगों के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत अधिक मात्रा में है, खेती है, रोजगार है लोगों के लिए। ठीक, जल के कारण यहाँ पर कई सारी सुविधाएं हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां यहाँ पर आकर निकली हैं, कई बांध है यहाँ पर, जल की पूर्णता से मतलब खूब ज्यादा पानी यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। ठीक, हमने अपने इंडिया का ही एग्जाम्पल लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भू आकृति, ठीक है, भू आकृति भी जनसंख्या घनत्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। देखिए जैसे उबड़ खाबड़ जमीन है, ये पहाड़ी जमीन है, यहाँ पर हम घर तो बना नहीं सकते, ठीक है ना। अगर हम यहाँ घर बनाएंगे तो भूस्खलन या किसी कारण से हमारा घर टूट सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन भी बहुत होते हैं, पानी भी ऊपर बहुत ज्यादा गिरता है, जिससे कि रहने में समस्या होती है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हिमालय क्षेत्र का। भारत को जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व वितरण काफी कम है। भारत को जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है सिक्किम, वो भी हिमालय पर ही बसा हुआ है। जबकि मैदानी भागों में यानी प्लेन एरियाज में, ठीक है, आप घर भी बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको खेती करने में भी समस्या होगी। इसलिए जहाँ पर समतल भू आकृति होती है वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जहाँ पर पहाड़ी पथरीली या बंजर भूमि होती है वहां पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है जलवायु। ठीक है, जहां पर जलवायु कठोर होती है वहां जनसंख्या कम होती है। कठोर जलवायु से मतलब है, जैसे हम बात करें अंटार्कटिका की, पूरे अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, यहाँ ना पेड़ है ना पौधे हैं, अत्यधिक शीत जलवायु है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 0 है, 0, यहाँ पर कोई नहीं रहता। ठीक, आर्कटिक में भी अगर हम जाएं तो यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, एस्किमोस की प्रजाति यहाँ पर मुश्किल से मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करें भूमध्य रेखीय जलवायु, ये है तो यहाँ पर सूर्य भी चमकता है, सब सुविधाएं, लेकिन वन इतने अधिक हैं, इतना अधिक घनापन है कि वहां पर पेड़ पौधों में ही कंपटीशन है, जंगली पेड़ पौधे हैं, कई तरह के जंगली जानवर हैं, जिससे कि यहाँ पर लोग सेफ नहीं है और यहाँ पर मनुष्य के रहने लायक जलवायु नहीं है। जबकि हम भारत की बात करें, भारत, चीन, यहाँ पर और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूरोपियन, ये जलवायु मानसूनी और समशीतोष्ण जलवायु है, जो कि मनुष्य के रहने के योग्य है। और इसी क्षेत्र में, ठीक है, हमने
लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अकेले एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, जिसे कि हम यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो यूरेशिया में वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन रहती है? 60% पॉपुलेशन रहती है। तो एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ का क्लाइमेटिक रीजन भी है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मृदाएं। जिन क्षेत्रों में मृदाएं उपजाऊ होती हैं वहां पर जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक होता है। जिन क्षेत्रों में मृदाएं अनुपजाऊ होती हैं वहां पर जनसंख्या, वितरण और घनत्व दोनों ही कम होते हैं। बात हम यही कर लेते हैं इक्वेटर की। यहाँ पर बारिश अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है, जो कि हमारे रहने लायक नहीं है, ठीक। अगर हम सुंदरवन की डेल्टा की भी बात करें तो यहाँ पर भी दलदली मिट्टी पाई जाती है, जो हमारे रहने के लायक नहीं है, ठीक। और मृदा उपजाऊ भी होना चाहिए। पता चला है बंजर भूमि है, वहां पर खेती नहीं हो पा रही है, कुछ उगाई नहीं कर पा रहे हम, तो वहां रहने का भी हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसी जगह पर ही रहते हैं जहां पर की मिट्टी उपजाऊ हो, हमारे रहने योग्य हो, हमारे रहने लायक हो, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कारक, ठीक है। आर्थिक कारकों में पहला है खनिज, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में खनिज का उत्पादन होता है, जैसे कोयला या हीरा, ठीक, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि खनिज की खुदाई करने के लिए, उसको ऊपर लाने के लिए, ट्रक में चढ़ाने के लिए, दूसरी जगह भेजने के लिए यहाँ पर मजदूरों की अधिक आवश्यकता होती है। तो खनिज जहां पर होते हैं वहां पर लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, ठीक है, और रोजगार के लिए लोग वहां पर जाकर बस जाते हैं, ठीक। आया समझ में। और जहां पर खनिज होते हैं वहां पर आसपास औद्योगिकीकरण भी होता है, जिससे कि वो पूरा का पूरा शहर का शहर ही बस जाता है। फॉर एग्जाम्पल जमशेदपुर, ठीक है, जब जमशेदपुर बसा था वहां आसपास छोटा नागपुर का बढ़ार, झारखंड, सारा एरिया ऐसा है जहाँ की कई सारे मिनरल्स हैं और वहां पर औद्योगिक नगर बस गए। दूसरा आता है नगरीकरण, ठीक है। नगरीकरण भी आर्थिक कारक है, लोग रोजगार की तलाश में गांव से नगरों की तरफ जाते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है? शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी सुविधाएं अच्छी होती है, जिससे कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जाने लगे हैं। फिर नगरों की चकाचौंध, वहां का रहन सहन, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, सब अपनी आजादी से रहते हैं। इस कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में से लोग नगरों की तरफ प्रवास करने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आर्थिक कारकों में तीसरा पॉइंट, औद्योगिकीकरण। अभी हमने बात की थी जहां पर भी कोई उद्योग होता है वहां पर पहली चीज रोजगार की सुविधा हो जाती है। दूसरा, उद्योग का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाएंगे तो परिवहन की सुविधा भी चाहिए, यानी कि सड़कों की भी अच्छी व्यवस्था हो जाती है। मजदूरों के साथ साथ बड़े अधिकारी भी वहां रहते हैं, तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर वालों के लिए वहां पर मार्केट, ठीक, और शिक्षा, हॉस्पिटल, सभी की सुविधाएं हो जाती है। वो एक अच्छा खासा वहां पर शहर बस जाता है। आप कई सारे शहरों का नाम ले सकते हैं, जैसे पीथमपुर है, जमशेदपुर है, ठीक है, ये सारे के सारे औद्योगिक नगर हैं, ठीक। इंदौर है, हालांकि इंदौर व्यापारिक नगर है, फिर भी वहां पर कई तरह के उद्योग भी होते हैं। मुंबई है, यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल बहुत सारी है, कॉटन इंडस्ट्रीज बहुत सारी है। अहमदाबाद है, यहाँ पर भी कॉटन की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। तो ये सारे क्षेत्र जो है वो औद्योगिकीकरण के कारण इतने ज्यादा विकसित हुए हैं, ठीक। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, कुछ लोग जो है अपने धर्म, अपनी जाति विशेष के साथ रहना पसंद करते हैं, तो वह क्षेत्र भी पूरा उनके सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण बस जाता है, ठीक है। वो अपने लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, अपने आप को सेफ फील करते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें तो अरेबियन कंट्रीज में पूरे एक ही धर्म के लोग मिलेंगे। ऊपर जाएंगे हम यूरोपियन कंट्रीज में एक ही धर्म के लोग मिलेंगे। भारत के आसपास भी एक या दो तीन धर्म मुख्य हैं जहां पर भी ये मिलेंगे, ठीक। चीन, श्रीलंका, ठीक, इस तरह भी एक या दो धर्म के लोग अधिक मिलेंगे, ठीक है। तो वो अपने धर्म, अपने जाति के लोगों के साथ रहना सेफ फील करते हैं, इसलिए वहां पर जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक हो जाता है किसी भी एरिया में, ठीक। अब कल हमने एक और चर्चा की थी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले
जो क्षेत्र हैं, सबसे पहले हमें पता है कि एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 146, ठीक है, 146 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। आपको भूलना नहीं है, ये एक नंबर में आ सकता है, ठीक। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पर 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। और भी अगर आप देखना चाहें तो अफ्रीका है, यहाँ पर 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या मिलेगी। जो है वो दूसरा ऐसा महाद्वीप है जहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 ही अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि पहला बहुत कम पूछते हैं, दूसरा ज्यादा पूछेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है यूरोप, यहाँ की 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। और चौथे नंबर पे आ जाता है लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन द्वीप। इसमें ये सारे भाग सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व होता है 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अगले स्थान पर आ जाता है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या पाई जाती है। और नेक्स्ट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो इन 6 महाद्वीपों पर ही जनसंख्या पाई जाती है। बाकी जो आपका अंटार्कटिक महाद्वीप है ये शून्य है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है और यहाँ पर कोई स्थायी रूप से निवास नहीं करता है, ठीक। तो ये एक बार और बता दिया है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से लर्न करना है। तो इनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट है ही कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। एक फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि उदाहरण सहित जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए, ठीक है। और ये 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, ठीक। तो आपको ये सूत्र लिख देना है, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ठीक है, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। और एग्जाम्पल आप या तो वो 1.5 लाख वाला जो आपकी बुक में दिया है वो दे सकते हैं, या अपने मन से बनाकर कोई भी इजी सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर कल हम जनसंख्या वृद्धि पढ़ेंगे, साथ में ही हम आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की लिंक भी यूट्यूब चैनल पर डालेंगे।